हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके थे, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी पॉइंट्स है हम सबको डिस्कस कर चुके थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम डायग्राम देख चुके थे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और कौन से प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं और कौन से सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो ये भी हमें समझ में आ गया था बेटा कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है वहाँ पर कि मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, तो आप आंसर दे सकते हो मेल के अंदर, या फिर मेंस में सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, तो आपको अब ये चीज़ पता चल गई है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आता है अगर एमसीक्यू की फॉर्म में कि इन ऑप्शन में से फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है या फिर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और आप पढ़ चुके हो अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद बेटा हमने जैसे हमने मेल के अंदर मेल सेक्स हार्मोन देखा था। मेल सेक्स हार्मोन जो कि मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट, साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अपीयर होने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही फीमेल्स की बॉडी में भी फीमेल सेक्स हार्मोन प्रेजेंट होते हैं बेटा, और ये हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अपीयर होने में, उनको शो होने में, और साथ ही साथ में जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बारे में बेटा हमने डिस्कस किया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो यूट्रस होती है बेटा, वो यूट्रस एम्ब्रियो को कैरी करने के लिए अपनी जो लाइनिंग होती है, अपनी जो वॉल होती है, उसको थिक कर लेती है। और ये थिक किसकी वजह से होते हैं बेटा? ये हार्मोन्स के रेगुलेशन की वजह से थिक होती है। तो यहाँ पे अलग अलग हार्मोन्स का रेगुलेशन होता है बेटा। कौन कौन से हार्मोन है? तो ईस्ट्रोजन, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोलते हैं बेटा? मैंने बताया था आपको, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है, तो प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर। इसके बाद में कई बार पूछ लेता है कि एक और हार्मोन है बेटा रिलैक्सिन, जो आपके सिलेबस में नहीं दिया है। रिलैक्सिन क्या होता है? रिलैक्सिन जैसे नाम से पता चलता है इसका, रिलैक्सिन, रिलैक्स, तो बेटा ये मसल्स को रिलैक्स करता है। ठीक है, जो सर्विक्स है, सर्विक्स की मसल को ये रिलैक्स करता है ताकि जब पार्चुरेशन हो, पार्चुरेशन प्रोसेस हो। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? पार्चुरेशन स्पेलिंग लिख लेना, PARTURITION, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का क्या मतलब होता है बेटा? पार्चुरेशन मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है, जब एक एम्ब्रियो एक फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं फुल्ली डेवलप हो जाता है एक यंग वन की फॉर्म में, तो फीमेल उसे बर्थ देती है अपने बेबी को। ठीक है, तो फीमेल जो बर्थ देती है, या फिर बोल सकते हैं कि एक यंग वन का फीमेल की बॉडी से सेपरेट होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? पार्चुरेशन। ठीक है, एक यंग वन को बर्थ देना, या फिर बोल सकते हैं कि एक फीटस का फीमेल की बॉडी से सेपरेशन प्रोसेस ही क्या है बेटा? पार्चुरेशन। क्लियर। तो इस तरीके से टर्मिनोलॉजी दे सकता है। एक टर्मिनोलॉजी बेटा दे देता है कई बार, एक बार टर्मिनोलॉजी दे देता है आपको ये इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन। तो बेटा इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जैसे ही बेटा जाइगोट फॉर्म होता है, जैसे ही दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और दोनों गैमेट के न्यूक्लियस आपस में मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं बेटा, तो सेल कैसी हो जाती है? डिप्लॉयड सेल हो जाती है ना, क्योंकि दोनों ही गैमेट के क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों ही गैमेट के न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर को, इसी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? जाइगोट। क्लियर। अब ये जो बेटा जाइगोट है, ये जाइगोट के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं। कैसे डिवीजन होते हैं बेटा? माइटोसिस सेल डिवीजन। कैसे डिवीजन? माइटोसिस सेल डिवीजन। और जब बेटा माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं, तब
डेवलपमेंट होता है, क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन बेटा डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है, या बोल सकते हैं रिपेयर के लिए होता है। जब आपको चोट लग जाती है तो आपकी सपोज स्किन वहां से हट गई है, तो स्किन भी दोबारा आ रही है, मतलब क्या हो रहा है बेटा, सेल्स डिवाइड हो रही है आपकी स्किन की, और सेल्स डिवाइड होके जो स्किन हटी है आपकी, वहां पर नई सेल्स रिप्लेस हो गई हैं पुरानी सेल्स से, ठीक है। तो वहां पर भी कैसे होता है, कौन सा डिवीजन हो रहा होता है बेटा, वहां भी माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा होता है। क्लियर, मतलब माइटोसिस सेल डिवीजन डेवलपमेंट के लिए साथ ही साथ रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है। तो बेटा जैसे माइटोसिस प्रोसेस होता है तो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब एम्ब्रियो को नरिशमेंट की जरूरत होती है बेटा, एम्ब्रियो को नरिशमेंट की जरूरत होती है। एम्ब्रियो गैसेस का भी एक्सचेंज करता है, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी, ठीक है, एक लिविंग बॉडी है। एम्ब्रियो एक्सक्रीशन भी करता है, एम्ब्रियो रेस्पिरेशन भी करता है बेटा, सब प्रोसेस करता है जो कि हम करते हैं। तो ये फीमेल की बॉडी में बेटा तो कैसे करेगा ये अपना नरिशमेंट, कैसे करेगा ये गैसेस एक्सचेंज, कैसे ये अपना एक्सक्रीट को बॉडी से बाहर रिलीज करेगा। तो बेटा एक स्ट्रक्चर होती है, जब एम्ब्रियो फीमेल की बॉडी से जुड़ता है यूट्रस के अंदर, यूट्रस की वॉल से, तो एक स्ट्रक्चर होती है बेटा जिसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा, ठीक है। और प्लेसेंटा के थ्रू ही बेटा ये सारे जो नरिशमेंट है वो एक एम्ब्रियो को मिलता है, ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये देख लिया कि जब मैच्योर एग, क्योंकि हर मंथ में क्या होता है बेटा, एक बार लेफ्ट ओवरी से और एक बार राइट ओवरी से हर मंथ में अल्टरनेट, एक बार लेफ्ट ओवरी से एक मैच्योर एग सेल रिलीज होती है, एक बार राइट ओवरी से एक मैच्योर एग सेल रिलीज होती है। तो बेटा जैसे ही एग सेल रिलीज होगी मैच्योर होके, ये यूट्रस की वॉल के साथ में अटैच होने की कोशिश करेगी, ठीक है। और अगर इस दौरान, इस टाइम पे स्पर्म की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, स्पर्म अगर आ जाता है फीमेल की बॉडी में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तब तो क्या होगा, तब तो दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, एग सेल और स्पर्म सेल का, और क्या बन जाएगा बेटा, जाइगोट, ठीक है, और वही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा आगे। लेकिन अगर स्पर्म की अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्या करेंगे बेटा, ये यूट्रस की वॉल थिक हो चुकी थी ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, है ना, जाइगोट फॉर्म हो सके, लेकिन स्पर्म की अवेलेबिलिटी तो है नहीं। तो क्या होगा, ये जो थिक यूट्रस की वॉल है बेटा, ये शेड ऑफ होने लगेगी, यहाँ से झड़ने लगेगी, ठीक है, रप्चर होगी और वहां से हटने लगेंगे ये टिश्यूज, ठीक है, दोबारा से थिन होने लगेगी यूट्रस की वॉल। तो यही जो बेटा टिश्यूज है ये ब्लीडिंग की फॉर्म में, और जितनी भी ये जो मैच्योर एक्सेल है ये दोनों ब्लीडिंग की फॉर्म में फीमेल की वेजाइनल रूट से रिलीज होते हैं, और इसे क्या बोलते हैं बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसको रेगुलेट कौन करता है बेटा, तो इधर हार्मोन होते हैं बेटा ईस्ट्रोजन, FSH हार्मोन होता है, LH हार्मोन होता है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हमें ये पढ़ना है तो हम वहां पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो कि बस आप ऊपर ऊपर से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझो, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। अब वहां पर भी हमने दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी बेटा, मेनार्क और मेनोपॉज पढ़ी थी, मेनार्क एंड मेनोपॉज। मैं लास्ट क्लास का आपको इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ ताकि कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो समझ लीजिएगा। तो बेटा मेनार्क क्या होता है, तो प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी मतलब बेटा सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ एक मेल अगर है ह्यूमन, अगर ह्यूमन है या फिर कोई भी एनिमल है, उसमें प्यूबर्टी कब आती है बेटा, जब उसके टेस्टिस गैमेट्स रिलीज करने लग जाए, स्पर्म रिलीज करने लग जाए, ठीक है, या फिर फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो, या फिर बोल सकते हैं हम एग्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक। तो बेटा जब फीमेल में फर्स्ट टाइम, जब 11 से या 10 से लेके और 12 तक की एज में फर्स्ट टाइम जब एग सेल रिलीज होना स्टार्ट होती है बेटा ओवरी के थ्रू, तो इसी टाइम को क्या बोलते हैं हम, मेनार्क, ठीक है। और जब स्टॉपेज होता है इसका ओल्ड एज के टाइम में 45 से 55 की एज में, तो उसे बोलते हैं बेटा हम मेनोपॉज। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, फिर दोबारा इसीलिए मैं डिस्कस किया आपके साथ में। इसके बाद बेटा हम समझ चुके थे कि
गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा? तो गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स होती है बेटा रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या होते हैं गैमेट? रिप्रोडक्टिव सेल्स। गैमेट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। मेल के अंदर गैमेट अलग होता है बेटा और फीमेल के अंदर गैमेट अलग होता है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस है और फीमेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी है। दोनों के ही नंबर कितने बेटा? पेयर फॉर्म में है, ये 2 है नंबर में। क्लियर? अब बेटा जो टेस्टिस है वो टेस्टिस मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। नाम क्या है मेल गैमेट का? स्पर्म। ऐसे ही जो ओवरी है वो एग सेल रिलीज करती है बेटा। ठीक है, फीमेल गैमेट है एग सेल। दोनों ही कैसी सेल है बेटा? दोनों ही हैप्लॉइड सेल है। क्यों हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या होता है? तो हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या है बेटा? जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो। जिसमें भी क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं तो मतलब वो कैसी सेल है? वो है हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल का क्या मतलब बेटा? कि इनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है। एक ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा एक डिप्लॉइड सेल के अंदर? एक ह्यूमन में एक डिप्लॉइड सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ह्यूमंस के अंदर एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो जब तक आपसे नहीं पूछा है कि हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, आपको आंसर लगाना है 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा ह्यूमन में? 46 क्रोमोसोम। और ये 46 क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि ह्यूमन डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हमारी बॉडी की ऑलमोस्ट सेल कैसी है? सारी डिप्लॉइड। एक सेल कैसी है बेटा? जो कि हैप्लॉइड है। कौन सी है वो सेल? तो गैमेट है बस। गैमेट को छोड़ के बाकी हमारी बॉडी की कोई से भी ऑर्गन, कोई से भी पार्ट की सेल्स है वो सारी डिप्लॉइड सेल्स है। मतलब उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने हैं बेटा? 46 क्रोमोसोम है। क्लियर? अब जितनी भी डिप्लॉइड सेल बनती है बेटा, ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट है, समझ लेना। जितनी भी डिप्लॉइड सेल बनती है बेटा वो बनती है हमेशा माइटोसिस सेल डिवीजन से। जब भी कोई डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, और माइटोसिस सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं बेटा? माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है हमेशा डिप्लॉइड सेल बनाता है, या बोल सकते हैं हम 2n सेल बनाता है। डिप्लॉइड सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? 2n से। मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कैसे है? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। और बेटा जितने भी गैमेट्स फॉर्म होते हैं, गैमेट्स क्या है? हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड मतलब इसके अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो बेटा 46 का हाफ कितना होता है? 23। तो स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं बेटा, और एग सेल के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम आते हैं पेरेंट्स में फादर से, और 23 क्रोमोसोम आते हैं दूसरे पेरेंट्स में से, मतलब मदर से। तो फादर से 43 क्रोमोसोम आते हैं स्पर्म के थ्रू, और मदर से 23 क्रोमोसोम आते हैं एग सेल के थ्रू। ठीक है, जब इनमें क्या होता है बेटा? गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो एक स्ट्रक्चर बनती है बेटा जो कि डिप्लॉइड होती है। वो स्ट्रक्चर क्या है? जाइगोट। और जाइगोट में ही माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया? या तो समझ में आ गया? ठीक है, तो बेटा अब स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस, क्योंकि स्पर्म क्या है बेटा? गैमेट। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? कि गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस है बेटा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेट्स फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है बेटा? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ऐसे ही मेल के अंदर बेटा गैमेटोजेनेसिस जो है वो क्या है? मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्म है गैमेट यहाँ पर। और फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस को क्या बोल रहे हैं बेटा? oogenesis। क्या बोलेंगे? oogenesis। मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल के अंदर एग सेल का। तो मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस किस टाइप का होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल के अंदर oogenesis। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हमने इसके बाद में पढ़ा था बेटा कि फर्टिलाइजेशन कैसे, फर्टिलाइजेशन हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा था, कैसे एक एग सेल एक स्पर्म सेल को फ्यूज कर रही थी। ठीक है,
तो कैसे करती है बेटा एक स्पर्म सेल फ्यूज, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि हमने गैमेट की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी बेटा, गैमेट क्या होता है ये डिस्कस कर चुके थे हम। और गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है बेटा, तो कैसे एक स्पर्म सेल एक एग सेल को फ्यूज करती है। तो हमने स्पर्म सेल की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था कि स्पर्म सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो बेटा स्पर्म सेल की स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर आपको पता है कि जो हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट के अंदर सबसे ऊपर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बेटा जिसे बोलते हैं एक्रोसोम। ये भी हम डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि ये आपको बाद में पता चलेगा जब हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखेंगे। तो बेटा ये एक्रोसोम जैसे लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम जैसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एंजाइम फिल्ड होते हैं, ऐसे ही ये एक्रोसोम भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक नेचर के एंजाइम है जैसे लाइसोसोम में होते हैं। अब आप सेल चैप्टर पढ़े हुए हो, आप समझते हो कि लाइसोसोम क्या है। तो बेटा यही जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम क्या करेंगे कि एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज होना होगा एक स्पर्म सेल के न्यूक्लियस को, है ना, क्योंकि जब भी दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे तभी जाइगोट का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो स्पर्म सेल के हेड वाले पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उस न्यूक्लियस को एग सेल के न्यूक्लियस तक पहुंचना होगा। लेकिन पहुंचने से पहले क्या है, पहुंचने से पहले एक बैरियर है और इस बैरियर को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। और वो बैरियर क्या है बेटा, इस एग सेल की वॉल। क्लियर हुआ। तो इस एग सेल की वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए ये एक्रोसोम एंजाइम्स रिलीज करेंगे, और जैसे ही इस एग सेल की वॉल को डैमेज कर देंगे ये एक्रोसोम के एंजाइम्स, तो क्या होगा बेटा, जो हेड पार्ट में न्यूक्लियस है वो एग सेल के न्यूक्लियस के साथ में जाके फ्यूज हो जाएगा। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक आपको। ये डिस्कस कर लिया था हमने और एक डायग्राम भी देख लिया था जहाँ पे स्पर्म एग सेल को फ्यूज कर रहे थे और दोनों के न्यूक्लियस मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बना रहे थे जिसे बोलते हैं हम बेटा जाइगोट। इसके बाद में हमने डिफरेंस देख लिया था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत सारे बेटा एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू अफेक्ट होता है। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू अफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बेटा फर्टिलाइजेशन है, दोनों गैमेट्स का फ्यूजन है, वो कहाँ पर होता है, तो फीमेल की बॉडी से बाहर। ठीक है, फीमेल की बॉडी से बाहर होता है। कहाँ पर होता है बेटा, एक मीडियम में, और मीडियम क्या हो सकता है, वाटर। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा था हमने कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो हमने देखा था, हमने ओविडक्ट पढ़ी थी, हमने फैलोपियन ट्यूब को डिस्कस किया था कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है, चाहे मेल गैमेट हो और फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन कहाँ होता है बेटा, तो फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पर कहाँ पे हो रहा है दोनों गैमेट्स का फ्यूजन, फीमेल की बॉडी में। ठीक है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को, इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और हमने ऐसे ही ये जो आपको दिख रहा है टॉपिक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स एंड टोड्स, तो फ्रॉग एंड टोड्स के अंदर किस तरीके से होता है बेटा, तो उनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ पे फीमेल फ्रॉग एग्स रिलीज कर देती है वाटर में। ठीक है, और ये एग्स जो होते हैं बेटा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक जेली जैसी स्टिकी सब्सटेंस होती है जो कि इसको जोड़ के रखती है सारे एग्स को, ताकि ये इधर उधर ना जाए, दूसरे एनिमल्स इनको ना खा पाए, तो प्रोटेक्शन करती है इनको। ठीक है, अब इनके ऊपर ही जो मेल फ्रॉग है बेटा वो क्या करेगा, स्पर्म रिलीज कर देता है, तो बहुत कम एग्स फ्यूज होने के चांसेस होते हैं स्पर्म के साथ में, तो इसलिए सर्वाइवल चांसेस कम होते हैं बहुत सारे एग्स के। कुछ ही एग्स जो हैं वो स्पर्म के साथ में फ्यूज हो पाते हैं, और बहुत सारे एग्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स, जो दूसरे छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको फीड भी कर लेते हैं, तो इसलिए कम सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। और बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, जैसे हम डिस्कस किया था रेन, मूवमेंट ऑफ वाटर। इसके बाद में बेटा जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें एग्स के नंबर कम बनते हैं, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा, और एग्स के नंबर कम बनते हैं, एक ही एग मैच्योर होकर रिलीज होता है। ये भी हम डिस्कस कर लिया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि बनते तो बहुत सारे एग है बेटा, लेकिन मैच्योर एक ही सेल होकर रिलीज होता है। ठीक, और
वही एक एग सेल नॉर्मल कंडीशन में एक स्पर्म सेल के साथ में फ्यूज होता है। तो यहाँ पे सर्वाइवल चांसेस क्या हो जाते हैं बेटा, ज़्यादा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी डिस्कस कर लिया था। इसके आगे देखते हैं हम कि बेटा टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं। ठीक है, और पहली बात तो ये समझना चाहिए आपको, ये तो समझ में आता होगा, आपने सुना होगा छोटी क्लास में भी कि टेस्ट ट्यूब होता क्या है, ये आप समझ गए होंगे। लेकिन बेटा ये टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत क्या है ना, क्यों किया जाता है ये? जब नॉर्मल एक फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, एक फीमेल नॉर्मली एक बेबी को बर्थ दे सकती है, तो इस आईवीएफ या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर बोल सकते हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाने का क्या रीजन है, क्या इसके पीछे कारण है, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए पहले कि रीजन क्या है। ठीक है ना, क्यों कर रहे हैं हम? जब नॉर्मल कंडीशन में एक फीमेल एक बेबी को बर्थ दे सकती है, तो उसके पीछे क्या रीजन है कि टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे दे रखा फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है इन सम विमेन द ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड एंड हेंस दे आर अनेबल टू होल्ड द एग्स। बेटा कई बार क्या होता है, बॉडी है, बॉडी के अंदर सेल्स है बेटा, सेल्स के मैकेनिज्म में कुछ भी बोल सकते हैं डिफेक्ट आ सकता है। ठीक है, कुछ भी डिस्टरबेंस हो सकता है, बोल सकते हैं हम एंजाइम का लेवल कम होने से, ज़्यादा होने से, या फिर बहुत सारे हार्मोन्स हैं उनका लेवल ज़्यादा होने से, कम होने से कई बार ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि फीमेल की जो बॉडी होती है बेटा, जो ओविडक्ट है, जो फैलोपियन ट्यूब है, उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है। ठीक है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो एग सेल है बेटा वो आगे मूव नहीं कर पाती है और ना ही स्पर्म सेल के साथ में फ्यूज हो पाती है। तो जब बेटा एक एग सेल और एक स्पर्म सेल आपस में फ्यूज नहीं हो पाएंगे, तो ना तो जाइगोट बनेगा, ना ही एम्ब्रियो बनेगा, और ना ही एक यंग वन बनेगा, जो बेबी है वो नहीं बन पाएगा। तो इस कंडीशन में बेटा एक फीमेल में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती एक फीमेल। तो क्या ऐसी हम इसको ओवरकम करने के लिए क्या हमारे पास में ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम मतलब उसको, मतलब जो बेबी है या फिर जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज होने के बाद भी वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सके एक फीमेल। ठीक है, बात समझ में आई ना बेटा, कि मैंने बोला कि फीमेल की बॉडी है, फीमेल का जो ओविडक्ट है बेटा, उस ओविडक्ट में ब्लॉकेज की वजह से दोनों गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो पाता है, और जब फ्यूजन नहीं हो पाएगा तो एक फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। अब जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी तो क्या ऐसा हमारे पास टेक्निक है जिसके थ्रू वो अपने बेबी को बर्थ दे सकती है, प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है? ठीक है, तो उस टेक्निक का नाम है बेटा आईवीएफ। उस टेक्निक का नाम क्या है? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। क्लियर बेटा? तो आईवीएफ के थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबीज बनाए जाते हैं। ठीक है, आईवीएफ के थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस की जाते हैं। क्या होते हैं बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी? तो आपको ये तो समझ में आ गया कि क्यों कर रहे हैं हम, रीजन क्या है, कि क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गया है, किसी वजह से सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है या फिर कुछ डिस्टरबेंस हो गई, जिसकी वजह से एक एग सेल आगे मूवमेंट नहीं कर पा रही है और दोनों गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में हमें आईवीएफ की रिक्वायरमेंट होती है। आईवीएफ क्या है बेटा? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ सेंटर होते हैं, काफी सारे छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, जहाँ पे क्या किया जाता है बेटा? टेस्ट ट्यूब बेबीज बनाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या होता है बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे तैयार करते हैं? आईवीएफ क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? तो बेटा सबसे पहले आप नाम देखो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन में लैब के अंदर। ठीक है, ये इन विट्रो एक टर्मिनोलॉजी है बेटा। तो इन विट्रो का मतलब क्या है? आर्टिफिशियली इन द लैब। समझ में आया? लैब के अंदर आर्टिफिशियल कंडीशन में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कराया जाता है। ध्यान देना बेटा टर्मिनोलॉजी पे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? इन विट्रो का मतलब होता है आर्टिफिशियली इन द लैब। ठीक है, और
फर्टिलाइजेशन मतलब आप समझते हो कि यहाँ पर फ्यूजन कराया जाता है दोनों गैमेट्स का, मतलब लैब के अंदर आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करा के एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट का फ्यूजन कराया जाता है, ठीक है, और इसके थ्रू क्या बन जाता है बेटा, जाइगोट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर एक बेटा पेट्री प्लेट लेते हैं, ठीक है, एक पेट्री प्लेट या पेट्री डिश जिसे आप जानते हो, वो पेट्री डिश लेते हैं। उस पेट्री डिश के अंदर फीमेल से एग्स को ऑब्टेन किया जाता है, एग्स को रिलीज किया जाता है ना, और उनको कलेक्ट किया जाता है और इस पेट्री प्लेट में रखा जाता है बेटा, ठीक है। एग्स लिए जाते हैं बहुत सारे इस पेट्री प्लेट में, एक फीमेल से फ्रेशली रिलीज्ड एग्स को कलेक्ट किया जाता है। ऐसे ही बेटा जो मेल है ना, जो मेल है पेरेंट्स में, एक तो फीमेल से तो एग ले लिया, और जो मेल है उससे क्या लेंगे बेटा, स्पर्म, तो फ्रेश स्पर्म लेंगे, ठीक है। अब इनको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे, उतना ही टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे जैसा कि बॉडी के अंदर होता है। तो इस कंडीशन में, उस आर्टिफिशियल कंडीशन में क्या होगा बेटा कि दोनों मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है, जो भी मेल और फीमेल गैमेट है वो आपस में फ्यूज होंगे, और जो बेस्ट फ्यूज हो जाएगा, मतलब जो सबसे अच्छा एग है और सबसे अच्छा जो स्पर्म है बेटा, उसको चेक किया जाएगा और उन दोनों में फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। जैसे ही वो फ्यूज हो जाएंगे, जैसे ही फ्यूज हो जाएंगे उसके बाद क्या कराया जाएगा, उनको थोड़ा टाइम डिवाइड करने के लिए रखा जाता है, ताकि वो डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स बना ले। और जैसे ही डिवाइड करके, जैसे डिवाइड होने के बाद में 16 सेल बना लेती है बेटा, 32 सेल बना लेती है, तो उसके बाद में क्या किया जाता है बेटा, उसके बाद में उस जाइगोट को, ठीक है, उस जाइगोट को बेटा क्या किया जाता है, और डिवाइड कराया जाता है, और डिवाइड कराने के बाद में फीमेल की यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। जाइगोट को अराउंड 1 वीक तक फीमेल की बॉडी से बाहर से एक सेफ कंडीशन में बेटा डिवाइड कराया जाता है, और डिवाइड कराने के बाद में जैसे ही जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, जाइगोट फॉर्म जैसे हो जाएगा, उसको फीमेल की यूट्रस में जो वॉर्म होता है बेटा, मदर वॉर्म, उसके अंदर इम्प्लांट करा दिया जाता है। क्लियर? जैसे ही वो इम्प्लांट होगा बेटा, वो यूट्रस की वॉल से अटैच होने लगेगा, है ना, एम्ब्रियो की फॉर्म में डेवलप होगा, धीरे धीरे और डेवलप होगा, एम्ब्रियो एक फीटस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाद में यही फीटस एक यंग वन की फॉर्म में बर्थ लेगा। तो इस तरीके से जो बेबी तैयार की जाते हैं बेटा, उसे बोलते हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी। यहाँ तक समझ में आया बेटा? ठीक है बेटा, तो ये एक आपको डायग्राम दिख रहा है जहाँ पर ये फ्रेश एग को कलेक्ट किया जा रहा है एक फीमेल की फैलोपियन ट्यूब से। तो बेटा एक माइक्रो इंजेक्शन होता है जिसके थ्रू इस फीमेल एग को कलेक्ट किया जा रहा है यहाँ से फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट के थ्रू। क्लियर? ऐसे ही जो फादर है या फिर जो मेल है उससे फ्रेश स्पर्म्स को कलेक्ट किया जा रहा है, और एक टेस्ट ट्यूब में या फिर एक पेट्री डिश के अंदर दोनों का फ्यूजन कराया जा रहा है आर्टिफिशियल कंडीशन में, ठीक है, इन विट्रो दोनों को फर्टिलाइज कराया जा रहा है, एक एग को और स्पर्म सेल को, ठीक है। जैसे ही ये फ्यूज होगी बेटा तो जाइगोट फॉर्म होगा, है ना, दो सेल आपस में फ्यूज होंगी बेटा, तो एक सेल बनेगी और एक सेल के अंदर दोनों क्रोमोसोम होंगे, मेल के क्रोमोसोम भी और फीमेल के क्रोमोसोम भी। 23 क्रोमोसोम मदर से आएंगे, 23 क्रोमोसोम फादर से आएंगे, तो कितने क्रोमोसोम हो गए बेटा? 46 क्रोमोसोम। तो मतलब जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम है, और ये कैसी सेल होती है बेटा? जाइगोट डिप्लॉयड सेल होती है, ठीक। इस जाइगोट को एक वीक के बाद में बेटा जैसे ही बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाता है 16 सेल में, फिर उसके बाद में 32 सेल्स में जैसे डिवाइड होता है, तो उसके बाद में इसको वेजाइनल रूट के थ्रू फीमेल की बॉडी के अंदर यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा एक ये दिखा रखा है आपको इस तरीके से कि इसको किस तरीके से वेजाइनल रूट के थ्रू एक यूट्रस में इम्प्लांट कराया जा रहा है एक एम्ब्रियो को, और ये एम्ब्रियो बेटा फिर क्या करेगा, इस यूट्रस की वॉल के साथ में इम्प्लांट होने के लिए, जुड़ने के लिए क्या बनाएगा? एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे बोलते हैं बेटा प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, क्योंकि नरिशमेंट की भी जरूरत होगी ना इसको। यहाँ पे दिखा रखा है कि ये एम्ब्रियो कैसे इस यूट्रस की वॉल के साथ में अटैच हो रहा है,
और इस एम्ब्रियो का यूट्रस की वॉल के साथ में अटैच होना ही कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? इम्प्लांटेशन। क्या होता है? इम्प्लांटेशन। क्लियर? समझ में आया? बाद में यही जो एम्ब्रियो है ये थोड़ा और डेवलप होगा, डिवाइड होगा बहुत सारी सेल्स में, और एक फीटस की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होगा? फीटस की फॉर्म में। और यही फीटस एक यंग वन की फॉर्म में 9 मंथ के टाइम ड्यूरेशन के बाद में बर्थ लेगा। और ये बेटा जो 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन होता है, क्योंकि आपको पता है फीमेल्स में जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है बेटा, प्रेगनेंसी के बाद में जो टाइम होता है 9 मंथ का, जब एक फीटस जो है डेवलप होता है फीमेल की बॉडी में यूट्रस के अंदर, या फिर बोल सकते हैं मदर वॉर्म में, तो ये जो 9 मंथ का पीरियड होता है बेटा उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा? गेस्टेशन पीरियड। GESTATION, गेस्टेशन पीरियड। क्लियर? तो ये 9 मंथ में क्या होता है बेटा? इस एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है और ये फीटस में कन्वर्ट होता है, और यही फीटस एक यंग वन की फॉर्म में बर्थ लेता है आफ्टर 9 मंथ। ठीक है? 9 मंथ के बाद में ये जो फीटस है बेटा ये एक यंग वन की फॉर्म में बर्थ लेता है। यहाँ से समझ में आ गया IVF प्रोसेस क्या है, किस तरीके से IVF प्रोसेस किया जाता है, IVF का मतलब क्या है ये हमें समझ में आ गया, और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं ये भी हमें समझ में आ गया। और ये भी हमें रीज़न समझ में आ गया कि क्यों IVF प्रोसेस किया जाता है या फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज बनाए जाते हैं, जबकि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस भी है। नेचुरली भी जो है एक बेबी को बर्थ दे सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में IVF की रिक्वायरमेंट हुई है, क्यों ये टेक्निक की जाती है और किस को ओवरकम करने के लिए की जाती है, तो हमें रीज़न समझ में आ चुका है। क्लियर? इसके बाद में बेटा नेक्स्ट है यहाँ पर कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, कैसे एम्ब्रियो डेवलप होके एक फीटस की फॉर्म में और उसके बाद में एक यंग वन की फॉर्म में या फिर एक बेबी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो बेटा सबसे पहले आपको पता है कि जब दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? जाइगोट कैसी सेल होती है बेटा? डिप्लॉइड सेल होती है। यही डिप्लॉइड सेल, यही जो जाइगोट है, ये डिवाइड होके बेटा एक सेल्स की बॉल के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। अभी हम डायग्राम देखेंगे इसके बाद में, तो सेल्स की बॉल की फॉर्म में दिखाई देता है। इसके बाद में बेटा यही जो सेल की बॉल है वो और डिवाइड होती है, फर्दर डिवाइड होके वो सेल्स जो होती हैं टिश्यूज की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं या फिर ऑर्गन्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा हम एम्ब्रियो। नेक्स्ट, यही एम्ब्रियो जो है बेटा यूट्रस की वॉल से अटैच होता है, जुड़ता है, और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ता है बेटा मैंने उसको भी डिस्कस किया, कौन सी स्ट्रक्चर होती है? तो प्लेसेंटा। ठीक है? तो प्लेसेंटा के थ्रू ये एम्ब्रियो मदर की यूट्रस के साथ में जुड़ता है और डिवाइड होना स्टार्ट करता है। जब सेल्स डिवाइड होती है बेटा तो धीरे धीरे इसमें ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट होते हैं, ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि इनमें हैंड जो वाला पार्ट है वो लिम्स वाला पार्ट है वो बनना स्टार्ट होगा, लेग रीजन है, लेग पार्ट है वो बनना स्टार्ट होता है, आईज, ईयर्स, ये सब डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। इसके बाद में यही ऑर्गन्स जो हैं जैसे बनने लगते हैं, इनका ऑर्गन सिस्टम तैयार होने लगता है बेटा इनकी बॉडी में, और धीरे 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 इनमें काफ़ी सारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हैं वो सारे सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है बेटा? फिर यही जो बेटा एम्ब्रियो है ये और डेवलप होता है, इसमें हमें पार्ट्स जो है क्लियरली विजिबल होते हैं, और इसी कंडीशन को बोलते हैं बेटा हम फीटस। तो सबसे ज़्यादा डेवलप स्टेज जो है बेटा वो फीटस है, और फीटस के बाद में ये एक यंग वन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एक बेबी की फॉर्म में बर्थ लेता है, फीमेल की बॉडी से अलग होता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम पार्चुरेशन। तो कई बार आपको टर्मिनोलॉजी देखने को मिल सकती है। फर्स्ट, गेस्टेशन पीरियड। तो कौन सा होता है बेटा गेस्टेशन पीरियड? तो 9 मंथ का जो पीरियड होता है बेबी के डेवलपमेंट का या फीटस के डेवलपमेंट का, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं हम गेस्टेशन पीरियड। स्पेलिंग बताई थी मैंने अभी आपको। इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो जब जाइगोट डिवाइड करता है और एक एम्ब्रियो की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो यही एम्ब्रियो मदर की यूट्रस की वॉल के साथ अटैच होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? इम्प्लांटेशन। ठीक है?
इसके बाद पार्चुरेशन मैंने बताया आपको, जब एक बेबी बर्थ लेता है फीमेल की बॉडी से सेपरेट होता है तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पार्चुरेशन। ठीक है, तो 3 आपको ये टर्मिनोलॉजी देखने को मिल सकती है। अभी जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे तब आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर बेटा एक डायग्राम दिखा रखा है जहाँ पर ये एक फैलोपियन ट्यूब है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसके अंदर ये फैलोपियन ट्यूब है। इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक ओवरी है बेटा, ये क्या है बेटा, ओवरी, और ओवरी के अंदर बहुत सारे एग सेल्स बन रही हैं, उसमें से एक एग सेल जो है यहाँ से मैच्योर होकर रिलीज हो रही है बेटा। ठीक है, रिलीज हो रही है, रिलीज होने के साथ में क्या हुआ कि यहाँ से इस वाले रूट से क्या आएगा बेटा, स्पर्म सेल स्विम करते हुए आएगी, और स्विम करने के साथ में ये मूवमेंट करते हुए स्पर्म सेल यहाँ पर एग सेल के साथ में क्या हो जाएगी बेटा, फ्यूज, और जैसे ही फ्यूजन होगा ये किस में कन्वर्ट होगी, जाइगोट में। जाइगोट के बाद में आगे और डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये जाइगोट बना है, इसके बाद में सेल्स डिवाइड हो रही हैं और ये एक सेल की बॉल बन चुकी है। यही सेल की बॉल फर्दर डिवाइड हो रही है, बहुत सारी और सेल्स बन रही है, और सेल्स बन रही है, और ये एक एम्ब्रियो की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यही एम्ब्रियो इस यूट्रस की वॉल के साथ जाके अटैच हो जाएगा और डेवलप होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये एम्बेड हो गया, इसने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिए प्लेसेंटा, जिसके थ्रू ये अपना नरिशमेंट कर रहा है। क्लियर बेटा? तो अब ये जो एम्ब्रियो है ये धीरे धीरे डेवलप होगा और एक फीटस में कन्वर्ट होगा, और फीटस में कन्वर्ट होने के बाद में जब ये फुली डेवलप हो जाएगा बेटा तो एक यंग वन की फॉर्म में बर्थ लेगा आफ्टर 9 मंथ। तो यहाँ दिखा रखा है कि जो ये बॉल ऑफ सेल दिखा रखा है, इस तरीके से सेल की बॉल बनती है, सेल्स जो होती है डिवाइड करना स्टार्ट करती है, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सेल्स की एक बॉल का फॉर्मेशन हो जाता है बेटा। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको समझ में आना चाहिए कि जाइगोट और एम्ब्रियो क्या होता है ना। हमने जाइगोट और एम्ब्रियो 2 टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, आपको समझ में आना चाहिए कि जाइगोट क्या होता है और एम्ब्रियो क्या होता है। तो बेटा जाइगोट क्या होता है यहाँ पर और एम्ब्रियो क्या होता है आप समझ चुके हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए आपको किस तरीके से लिखना है डिफरेंसेस की फॉर्म में। हमेशा जब भी आपको डिफरेंस लिखने के लिए बोला जाए बेटा तो आपको इसी तरीके से डिफरेंसेस लिखने हैं, जाइगोट और दूसरी साइड में एम्ब्रियो, यानी कि आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ में लिखना अच्छा नहीं लगता है, मार्क्स कम मिलते हैं। आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा है तो आपको इसी तरीके से दोनों को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो बेटा जाइगोट क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जाइगोट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। जाइगोट क्या होता है बेटा, एक सिंगल सेल होती है। ठीक है, दोनों गैमेट्स मिलके, दोनों सेल मिलके आपस में एक सिंगल सेल बनाते हैं जो कि डिप्लॉयड होती है बेटा, उसको बोलते हैं हम जाइगोट। एम्ब्रियो के अंदर हमने देखा कि जाइगोट जो है बहुत बार डिवाइड होता है और बहुत सारी सेल्स का एक मास बना लेता है, एक बॉल जैसी बना लेता है, जिसे बोलते हैं बेटा हम एम्ब्रियो। ठीक है, तो इसमें एक सेल होती है, इसमें काफी सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। इसके बाद बेटा ये लिखा हुआ है इट इज फॉर्म्ड एज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर। ये कब बनता है जाइगोट, तो हमने डिस्कस किया था जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तब जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो का फॉर्म होता है बेटा तो जब जाइगोट डिवाइड करता है, आगे जाइगोट में डेवलपमेंट होता है, तब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तब जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद में यही जाइगोट डिवाइड होके एम्ब्रियो की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर दिखा रखा है बेटा कि जाइगोट के अंदर इट हैज नो वेल डिफाइंड ऑर्गन्स और टिश्यूज। तो जाइगोट क्या है बेटा, जाइगोट बस 2 सेल्स का फ्यूजन है। ठीक है, जाइगोट क्या है, 2 सेल्स का फ्यूजन। कौन कौन सी 2 सेल, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है, स्पर्म सेल और एग सेल का फ्यूजन है। तो यहाँ पर तो कोई ऑर्गन या फिर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते। अब आपको समझ में आना चाहिए टिश्यूज क्या होते हैं और ऑर्गन्स क्या होते हैं। बहुत सारी सेल्स होती हैं बेटा, सेल्स मिलके टिश्यूज फॉर्म करती हैं, टिश्यूज मिलके टिश्यू सिस्टम फॉर्म करते हैं, टिश्यू सिस्टम मिलके ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम मिलके बेटा बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की। तो बेटा यहाँ पर सेल है, बस जाइगोट तो हम क्या है, सेल है,
दो सेल जब जुड़ी हैं आपस में तो एक सिंगल सेल बनी है जो कैसी होती है बेटा, डिप्लॉयड। इसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, कोई टिश्यूज नहीं प्रेजेंट है। लेकिन यही जब जाइगोट आगे और डेवलप होता है, जैसे ही एम्ब्रियो की फॉर्म में कन्वर्ट होता है बेटा, तो यहाँ पे हमें बॉडी पार्ट्स देखने को मिलते हैं, टिश्यू देखने को मिलते हैं, ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। तो यही डिफरेंस है एक जाइगोट में और एक एम्ब्रियो में। इसके बाद बेटा एक छोटा सा टॉपिक और है कि वीवीपेरस और ओवीपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं। तो बेटा ये भी आपको पता होगा, जो एनिमल्स यंग वन को बर्थ देते हैं बेटा, जैसे ह्यूमंस या फिर बोल सकते हैं मैमल्स, है ना, जो भी एनिमल्स अपने बेबी को बर्थ देते हैं तो उनमें वीवीपेरस मोड होता है। ठीक है, जो भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि एग लेइंग करते हैं, ठीक है, एग लेइंग करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, ओवीपेरस एनिमल। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ह्यूमंस बेबी को बर्थ देते हैं, डॉग्स भी बेबी को बर्थ देते हैं, कैटल्स, कैट, इन सब में क्या होता है बेटा, यंग वन बनते हैं। ठीक है, यंग वन को बर्थ देते हैं ये। लेकिन बेटा जितने भी अंडे देने वाले जानवर हैं उनको बोलते हैं ओवीपेरस एनिमल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, फिशेज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन। फिशेज एग देती है बेटा पानी में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। रेप्टाइल्स में भी जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एम्फीबियंस में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये सारे बेटा एग्स देते हैं, तो ये सारे क्या है, ओवीपेरस एनिमल। और वीवीपेरस एनिमल के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके बाद में बेटा एक यहाँ पे लाइफ साइकिल दिया हुआ है, आपको मॉड्यूल में भी देखने को मिलेगा कि एक लाइफ साइकिल दिया हुआ है फ्रॉग का, कि एक फ्रॉग में जो टैडपोल स्टेज होती है वो एक एडल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। टैडपोल में आप देखोगे तो उसकी टैडपोल की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। ये बेटा टैडपोल है जो कि फ्रॉग का लार्वल स्टेज होती है। ठीक है, फ्रॉग में एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं बेटा टैडपोल। तो टैडपोल की आप स्ट्रक्चर देखोगे, टैडपोल की मॉर्फोलॉजी और एक एडल्ट फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो कैसे एक टैडपोल या फिर यंग वन एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है फ्रॉग के अंदर, तो यहाँ पर दिखा रखा है, कुछ लाइफ साइकिल दिखा रखी है। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉग जो होती है, फीमेल फ्रॉग, उसको रिप्रोडक्शन के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक फीमेल फ्रॉग अपने जितने भी एग्स हैं वो कहाँ रिलीज करती है बेटा, वाटर में, मीडियम में। क्लियर। और यही जो फ्रॉग के एग्स है, इन पे कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर नहीं होती है, कोई भी शेल नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, जेली जैसी कवरिंग होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है और साथ ही साथ इन सबको होल्ड करके रखती है। ये हम डिस्कस कर लिया था। अब बेटा जैसे ही एग्स के ऊपर एडल्ट मेल फ्रॉग स्पर्म रिलीज करेगा, वैसे ही क्या होगा बेटा, ये फ्यूज होंगे, जो भी एग्स फ्यूज होंगे वो किस में कन्वर्ट होंगे, जाइगोट में। और जाइगोट के बाद में धीरे धीरे ये एम्ब्रियो की फॉर्म में, और एम्ब्रियो धीरे धीरे एक लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होगा, इस फॉर्म में, टैडपोल फॉर्म में। तो बेटा यहाँ दिख रहा है आपको ये टैडपोल विद लेग्स। तो टैडपोल में लेग्स दिख रहे हैं आपको किस तरीके के, साथ ही साथ में टैडपोल में आपको टेल रीजन दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे एडल्ट फ्रॉग में तो आपको टेल नहीं नजर आएगी। तो एक टैडपोल की स्ट्रक्चर और एक एडल्ट फ्रॉग की स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होती है, मॉर्फोलॉजी दोनों की बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये टैडपोल जैसी और डेवलप होता है बेटा तो कन्वर्ट होता है ये फ्रॉगलेट में, मतलब फ्रॉग की तरह दिखता है। और जैसे ही ये एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होगा बेटा, तो यहाँ पे इसकी टेल रीजन डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ऐसे ही बेटा टैडपोल के अंदर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये टैडपोल कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, तो वाटर में प्रेजेंट होता है, और वाटर में रेस्पिरेशन के लिए इनको गिल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो टैडपोल की बॉडी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बेटा जैसे ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, एडल्ट फ्रॉग में, तो यही गिल्स बेटा जो कि टैडपोल में गिल्स प्रेजेंट है, फ्रॉग में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लंग्स की फॉर्म में। क्योंकि पता है आपको कि फ्रॉग क्या है बेटा, फ्रॉग वाटर और लैंड दोनों में सरवाइव कर सकता है। ठीक है, एम्फीबियन है, दोनों में सरवाइव कर सकता है ये। तो बेटा फ्रॉग के अंदर लंग्स होते हैं, जबकि टैडपोल के अंदर टेल प्रेजेंट होती है। फ्रॉग में टेल नहीं होती है, और उसमें टेल देखने को मिल रही है आपको। साथ ही साथ में फ्रॉग में
एडल्ट फ्रॉग के अंदर आपको दिख रहा है कि ये जो इसके लेग्स है वो किस टाइप के, ठीक है, और इसमें बिल्कुल लेग्स की स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, ठीक है, जॉइंट लेग्स है यहाँ पर और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है बेटा, ये इसका लाइफ साइकिल है छोटा सा। पहले एग्स है, एग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ये टैडपोल में कन्वर्ट होगा। टैडपोल की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है एक एडल्ट फ्रॉग से, यही टैडपोल फ्रॉगलेट में कन्वर्ट होगा और देन यही फ्रॉगलेट एक एडल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, डेवलप हो गया। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल होता है फ्रॉग का। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कि बहुत सारे हार्मोन्स का रेगुलेशन होता है, बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर समझेंगे, जहाँ पर हमें हार्मोन्स पढ़ने। अभी तक बस इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाकी का पार्ट है छोटा सा, एक दो टॉपिक और रह गए जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को अच्छे से सुनिए, जितने भी एडिशनल पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कीजिए और कंटेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके मॉड्यूल में उनको प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हम डिस्कस करेंगे तब हम उसको एक बार और देख लेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। गुड लक।